हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आप सभी को हमारे चंद्रयान-3 की चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाइयां। हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। भारत ने चांद की धरती पे अपनी छाप छोड़ दी है। उम्मीद करता हूँ आपने भी इतिहास को बनते हुए जरूर देखा होगा। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो बेसिकली 3 मुद्दे पर बनाई गई है। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर हम चांद पर ढूंढ क्या रहे हैं और अगर वो मिल गया तो क्या होगा। उसके बाद जो चंद्रयान के ऊपर मैंने रिसेंट पोस्ट की थी उस पर पूछे गए आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा और लास्ट में आपको सुनाऊंगा एक कहानी कि कैसे चांद की धरती पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम को धरती पर वापस आने से पहले ही पूरे जीवन के लिए कैद करने की व्यवस्था कर रखी थी। हाँ जी, ये सच है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात हैरान कर दे, पर सच्चाई यही है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि अमेरिका के इस तरह के कदम उठाने के पीछे क्या कारण थे। अब बात करते हैं कि साउथ पोल आखिर इतना खास क्यों है कि दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां चांद के साउथ पोल को लेकर हाय हल्ला मचा रही हैं। तो जी उसका कारण है पानी। अब क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर हमें जमे हुए पानी के कुछ कण या बर्फ मिल जाए। अब भैया उन लोगों को 21 तोपों की सलामी जो ये सोच रहे हैं कि इतनी दूर हम बर्फ खोजने के लिए गए हैं। ना, ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि चांद के पानी में ऐसा क्या खास है जो धरती के पानी में नहीं है, और अगर कुछ खास नहीं है तो काहे इतना सारा पैसा खर्च करके दुनिया भर की टेंशन लेकर चांद की सतह पर मशीनों को टहला रहे हैं। तो भैया बात है बड़ी सीधी सी कि चांद का पानी खास तो है और उसके अंदर खास बात ये है कि वो चांद पर है, धरती पर नहीं। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर पानी की इतनी ही जरूरत थी तो यहीं से ले जाते, तो कुछ हद तक आप सही हो, पर पूरी तरह से नहीं। क्योंकि भाई साहब 1 किलो पानी को चांद पर भेजने के लिए नासा को लगभग $1.2 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। बहुत बड़ी रकम है ये। अब अगर यही काम इसरो करे तो थोड़ा सस्ते में निपटा लेगी, लेकिन पैसा तो उसमें भी खर्च होगा। तो भैया बात बिल्कुल सीधी सी है कि इस अनाप शनाप खर्चे से बचने के लिए हम धरती से पानी तो ना ले जाने वाले। और इसके साथ एक और समस्या है, अगर किसी तरह से दिल पर पत्थर रखकर और पैसों में आग लगाकर हम पानी भेजने की कोशिश भी करें तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सही सलामत अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर आसानी से पहुंच जाएगा। कोई गारंटी ना है। अब आता है दूसरा सवाल कि आखिर हम इस पानी का करेंगे क्या। तो ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। जबरदस्त सवाल। तो देखो जी बात बड़ी सीधी सी है, अगर हमें पानी मिल गया तो इसका मतलब हमें ऑक्सीजन मिल गई और अब हम इस पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि इन दोनों चीजों को आप एक रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मतलब ये निकला कि एक बार अगर पानी मिल गया तो हम चांद की सतह को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो यकीन मानिए मंगल ग्रह और चांद पर घर बसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम पानी और लूनर मिट्टी की मदद से बड़ी आसानी से घर बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा, धरती पर भी जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी। पानी के भंडार की खोज पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद देगी कि हम धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह को अपना घर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और फायदा होगा, दूसरे ग्रहों पर मिशन भेजने के लिए हम धरती के बजाय चांद का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो हम ढूंढ रहे हैं वो है मून मिनरल्स। क्या पता मून पर हमें कुछ ऐसे मिनरल्स मिल जाएं जो विज्ञान की दिशा और दशा दोनों बदल दें। तो चलिए जी अब जानते हैं कि हमारा चंद्रयान आखिर मून के पास पहुंचा कैसे। तो जी इस काम के लिए हमने जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया है उसका नाम है GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, या MK3 भी आप उसे कह सकते हैं। इस रॉकेट पर हमने चंद्रयान को माउंट करके आउटर स्पेस की तरफ रवाना कर दिया। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रॉकेट के ऊपर लगे हुए कैमरे से खींची गई है। ये जो आप 2 चीजें देख रहे हो ये है बूस्टर, और ये काम करती है रॉकेट को आउटर स्पेस में पहुंचने में मदद करने का। ये तीसरी तस्वीर है रॉकेट से पेलोड के अलग होने की, और ये चौथी तस्वीर है पेलोड से चंद्रयान लैंडर के अलग होने की। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, बहुत अच्छी वीडियो है। और इस तरह से हमारे चंद्रयान की जर्नी शुरू होती है। अब अगर आपको रॉकेट इंजन पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, यानी रॉकेट इंजन कैसे काम करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं,
उसके अंदर किस तरह का फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसका इतिहास क्या है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं। देखिए, लैंडिंग से जुड़ी हुई आपने एक चीज जरूर सुनी होगी जिसे हम कहते हैं लास्ट मिनट टेरर। तो ये खतरे के आखिरी पल क्या हैं? मान लीजिए कि हमारा चंद्रयान 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो हम उसके थ्रस्टर्स को ऑन करके उसकी ट्रैजेक्टरी को धीरे 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 नीचे लेके आएंगे, और ये वो पॉइंट है जहां पर हम अपने चंद्रयान को थोड़ी देर के लिए होवर यानी एक जगह स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चंद्रयान को दोबारा नीचे लेके आएंगे, और ये है टर्मिनल डिसेंट फेज, यानी अब चंद्रयान की कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी, बल्कि वो सीधा नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर, जब हम वीडियो देख रहे थे तो इसरो की वीडियो में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं दिखाई दे रही थी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे चंद्रयान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मून के रिलेटिव 0 थी, हमारे रिलेटिव 0 नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर चक्कर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। लेकिन मून की सरफेस के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी और हम सीधा नीचे लैंड कर गए। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम मून की सरफेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम अपने रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? तो मून के रेस्पेक्ट में चंद्रयान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम अर्थ से ये चीज देख रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं, वहां पर चंद्रयान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं थी। तो अगर मैं ये मान लूं कि मून के रेस्पेक्ट में चंद्रयान की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी, तो धीरे धीरे वो डिसेंट करके चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। तो ये था लैंडिंग का प्रोसेस। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर, हमारे चंद्रयान को मून पर जाने में 40 दिन का समय क्यों लगा, जबकि लोगों ने ये कारनामा, मतलब कई देशों ने ये कारनामा सिर्फ 3 दिन के अंदर भी किया है। हाँ जी, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो रशिया का लूना मिशन जो था, लूना 1, शायद वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ था। तो मैं 40 दिन का चक्कर आपको समझाता हूं। देखिए, 40 दिन इसलिए लगे हमें क्योंकि हमारे पास उतना पावरफुल रॉकेट नहीं था जो चंद्रमा की सतह तक हमारे चंद्रयान को डायरेक्ट लेकर जा सके। ठीक है, इसीलिए हमने ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का सहारा लिया, जिसमें हम अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाकर और फिर चांद पर चले गए। इस तरीके से बहुत सारा फ्यूल हमने बचा लिया। यही कारण था कि हमें 40 दिन का समय लगा। अब कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि लूना 25 आखिर लूना 25 फेल क्यों हो गया। तो देखिए, उसका कारण यह था कि जब लूना 25 को मून की सरफेस पर उतरना था, तो इसके इंटरनल कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन करनी थी कि थ्रस्टर्स को कब ऑन करना है। लेकिन उस कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया, जिसकी वजह से इसके थ्रस्टर्स पहले ही फायर हो गए, और पहले फायर होने की वजह से ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया। और एक बार ये क्योंकि अपने रास्ते से भटक चुका था, तो इसने बहुत तेज रफ्तार से घूमना शुरू कर दिया, और धीरे 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 इसे चांद की ग्रेविटी ने खींच लिया और ये जाकर क्रैश हो गया। चलिए, अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं नाम नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं सीधा सवालों पे चलूंगा। तो जी, एक सवाल पूछा है कि चंद्रयान सिर्फ 14 दिन तक ही काम क्यों करेगा। तो उसका कारण है ये कि मून पर जो एक सोलर दिन होता है वो अर्थ के 14 दिन के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब चंद्रयान लैंड करा तो उसके पास चांद पर काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसे वो सिर्फ 14 दिन तक ही ले पाएगा, क्योंकि 14 दिन बाद जहां पर हमारा रोवर लैंड किया है वहां पर रात हो जाएगी, और रात के समय उसे सूरज की रोशनी तो नहीं मिलेगी, और क्योंकि उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो इसलिए वो काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हो कि सर, 14 दिन बाद क्या होगा। तो देखिए, इसरो के वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि 14 दिन बाद हमारा चंद्रयान एक जगह रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। शायद जब दूसरा लूनर डे स्टार्ट होगा, यानी सूरज की रोशनी वापस आएगी, हमारा चंद्रयान दोबारा एक्टिवेट होकर काम कर सकता है। इसकी संभावना है, लेकिन ऐसा होगा ही ये निश्चित नहीं है। जिस जगह पर हमारा चंद्रयान लैंड किया है वहां पर तापमान लगभग -382 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, और हम लगभग इस जगह पर लैंड करे हैं। ये चंद्रयान 2 था, ये चंद्रयान 3 था। चंद्रयान 2 तो क्रैश हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 ने झंडे गाड़ दिए। और ये बाकी देशों के मून मिशन है जो कि साउथ पोल के कहीं से भी पास में नहीं है। अब अगर चांद पर इतना कम तापमान है तो चांद पर काम करने वाला रोवर किस तरह से सेफली काम करता है। तो देखिए, इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इंसुलेशन का जो बना होता है सिलिका एरोजेल से। ये हीट को बड़ी आसानी से ट्रैप कर सकता है, और ये 99.8% हवा से बना होता है। हाँ जी, इसे सॉलिड स्मोक के नाम से भी जानते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके भी जो रोवर है उसको बिजली
और हीट दोनों दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया है वो है ग्रेविटी असिस्ट को लेकर या फिर ग्रेविटेशन स्लिंग शॉट को लेकर। तो बिल्कुल बताऊंगा, आइए बताता हूं। तो देखिए, ग्रेविटेशन स्लिंग शॉट को समझने से पहले आप जरा इमेजिन कीजिए इस झूले को। ये वाला झूला तो आपने देखा होगा, रस्सियां लगी हुई हैं, यहाँ पे तख्ता लगा हुआ है और यहाँ पे कोई इंसान खड़े होके बहुत तेजी से अपने को आगे पीछे पैर जोर लगा के इस तरह से धक्का दे रहा है। तो ये एक मोमेंटम गेन कर लेगा, ठीक है। अब आप एक दूसरी चीज इमेजिन कीजिए। मान लीजिए मैंने एक रस्सी से गेंद को लटका दिया और अब मैं इसे बहुत तेज रफ्तार से आगे पीछे हिला रहा हूं। एक बार धक्का दिया, मैंने छोड़ दिया, तो देखिए होगा क्या। कुछ समय बाद इस रस्सी के इस जगह पर फ्रिक्शन करने के कारण और एयर रेजिस्टेंस के कारण ये बॉब धीरे हो जाएगा, यानी कि उस ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा जिस ऊंचाई तक ये पहली बार धक्का देने पर गया था, ठीक है बात। अब लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं स्पेस में करूं जहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं है, मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये बॉब क्या कभी रुक पाएगा? नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। अब आगे सुनिए। अब अर्थ से जैसे ही हमारा लूना मिशन निकला, उसने धरती का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब धीरे 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 हमने अपने थ्रस्टर्स को फायर करा, तो वो धरती के अराउंड चक्कर लगाता गया और वो चक्कर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और फिर हमने मून की ग्रेविटी में जाकर अपने चंद्रयान को अटका दिया, ठीक है जी। उसके बाद की कहानी मैंने आपको सारी बताई दी। इसी को ग्रेविटेशन स्लिंग शॉट कहते हैं। अब धरती से बाहर किसी और ग्रह या सैटेलाइट पर जाने के लिए हम इन्हीं दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम डायरेक्ट रॉकेट सेंड करें, और अगर रॉकेट ज्यादा पावरफुल नहीं है तो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सवाल थ्रस्टर से जुड़ा हुआ है कि आखिर स्पेस में हवा ना होने के बावजूद भी थ्रस्टर्स कैसे काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखें, नहीं तो शॉर्ट में बता देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक गेंद है और इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो हर डायरेक्शन में फोर्स बराबर लग रही है, ठीक है जी। और ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगी, और क्योंकि ये एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगी तो इस बॉल का नेट मूवमेंट जीरो है, यानी ये बिल्कुल नहीं हिलेगी। लेकिन अब कमाल होगा, मान लेते हैं कि मैंने यहां से छेद कर दिया और हवा बहुत तेजी से निकलने लगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है यहां पर, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो वैल्यू है फोर्स की, ये हो गई छोटी, लेकिन ये अभी भी उतनी ही है। तो यहां पर क्रिएट हो गया अनबैलेंस फोर्स। ध्यान दीजिए, अनबैलेंस फोर्स ही वो चीज है जो चीजों को मूव कराती है, क्योंकि बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी मूवमेंट नहीं होती। थ्रस्टर्स में भी यही होता है। जब थ्रस्टर्स फायर होते हैं तो थ्रस्टर के अंदर, मैं बना लेता हूं यहां पे, मान लीजिए थ्रस्टर्स है, तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। अब क्योंकि यहां पर रोकने वाली ताकत नहीं है, थ्रस्टर्स के पीछे रोकने वाली कोई चीज नहीं है, तो इससे निकलने वाली गैसेस जो हैं वो बहुत तेज रफ्तार से पीछे की तरफ निकल जाएंगी, और यहां वाली जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाएगा और ये आगे की तरफ इसे धकेल देगी। इस तरह से थ्रस्टर्स काम करते हैं। ये वीडियो देखोगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब एक और सवाल आया है जिसमें यह पूछा गया है कि चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ। तो देखिए, चंद्रयान 2 के फेल होने के पीछे का कारण था ये कि उसे हम धरती से कंट्रोल कर रहे थे और सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हमारा संपर्क टूट गया, और जब हमारा संपर्क टूटा तो उसकी रफ्तार, यानी मून की ग्रेविटी की वजह से चंद्रयान 2 की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसे रोकना संभव नहीं था और वो सीधा मून की सरफेस पे जाके टकरा गया। ये वो स्टेटमेंट है जो इसरो ने दी है, बाकी सच्चाई वही जाने। फिर आता है ये कि वहां लैंडर भेजना मुश्किल क्यों था। देखिए, वहां पर लैंडर भेजना इसलिए मुश्किल था क्योंकि साउथ पोल अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। वहां की जानकारी हमें नहीं है कि वहां पर टेरेन कैसा, यानी जमीन कैसी है, समतल है, दलदल है, पानी है, क्या है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो अगर वहां पर लैंडिंग सही से नहीं हुई तो मिशन फेल होने की सबसे ज्यादा संभावना साउथ पोल पे ही है। फिर तीसरा आता है, सभी लैंडर ऐसे ही लैंड करते हैं क्या? नहीं, लैंडिंग दो तरीके से होती है, एक हार्ड लैंडिंग और एक सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है कि आप काफी ऊंचाई से लैंडर को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। अगर मान लीजिए ये काम हम चंद्रमा की सतह पर कर रहे हैं तो लैंडर जैसे ही चंद्रमा की सतह पर गिरेगा
हो सकता है वो टूट जाए, हो सकता है ना भी टूटे। अब ये एक लॉटरी की तरह है जो निकल भी सकती है और नहीं भी। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में हम पूरे कंट्रोल्ड तरीके से लैंडर को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराते हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर दूं। अब ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, या तो आप खुद धरती से लैंडिंग को कंट्रोल करें, दूसरा तरीका ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, जो कि हमने चंद्रयान 3 में किया है, आप चंद्रयान 3 के ऊपर ही ये डिसीजन छोड़ दें कि वो खुद ही समतल जमीन का अंदाजा लगाए और अपने आप को सेफ जगह लैंड कर ले। अब किसी ने फिर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, तो मैं इसका जवाब अभी अभी पीछे दे के आया हूं। किसी ने पूछा है कि बाकी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने में नाकामयाब क्यों रहे, क्या वहां पर एलियंस की पॉसिबिलिटी है? देखिए, एलियंस का तो मैं नहीं कह सकता, और रही बात के साउथ पोल पर पहुंचने में बाकी देश, भैया अभी तक किसी और ने ये काम किया ही नहीं है, सच्चाई यही है। जय हिंद सर, मुझे चंद्रयान मुहिम पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाइए अपने अंदाज में। मुझे लग रहा है शायद मैं अपने अंदाज में ही समझा रहा हूँ। फिर एक और सवाल आता है कि स्पेस क्राफ्ट एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से बर्न होकर खत्म हो जाते हैं, क्यों बर्न नहीं होता? हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल। इस सवाल में एक्चुअल में ये पूछा गया है कि जब हम किसी चीज को अर्थ से आउटर स्पेस में भेजते हैं तो एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन तो तब भी होता है, और जब हम वापस री एंट्री करते हैं तब भी फ्रिक्शन होता है। लेकिन री एंट्री करते हुए अधिकतर चीजें जैसे एस्टेरॉयड, मीटियोर्स वगैरह वो जल जाते हैं, लेकिन हमारे स्पेस क्राफ्ट क्यों नहीं जलते? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एक चीज यहां से जा रही है, एक चीज यहां से आ रही है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर धीरे धीरे हल्का होता जाता है, थिन होता जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ने के बजाय घटेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर हल्का हो गया है। तो आपको जाते हुए इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए रॉकेट के ऊपर सिलिका टाइल्स लगाई जाती हैं। ये गलत बात है अगर कोई ये समझ रहा है कि सिलिका टाइल्स नहीं लगाई जाती, बिल्कुल लगाई जाती हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी और इंसुलेशन तरीके का भी अगर इस्तेमाल होता होगा तो उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। दूसरी चीज, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर अब उल्टा हो गया है, यानी इस बार वो पहले हल्का होगा, फिर उसके बाद गाढ़ा होता चला जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो जब ऐसा होगा, मान लीजिए ये एक रॉकेट है, तो इसके सामने जो हवा ट्रैप हो गई है वो जबरदस्त प्रेशर क्रिएट करेगी, इस पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करेगी, और ये जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब याद रखिएगा कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा यहाँ का तापमान भी बढ़ता चला जाएगा, और ये इतना जबरदस्त पहुंच जाएगा कि जो भी चीज ऊपर से एंट्री कर रही है ये उसको जला देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिलिका टाइल्स का इस्तेमाल करें तो ये नहीं जलेगा। उनकी प्रॉपर्टीज है कि वो हीट को बहुत जल्दी डेसिपिएट कर देती हैं, यानी कि वातावरण में इधर उधर छिटका देती हैं, बिखेर देती हैं, और इसका फॉर्मूला है SiO2, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सिलिका टाइल्स इसी मटेरियल से बनती हैं। तो जी एक और सवाल आया है कि मान लीजिए ऑक्सीजन वाटर अवेलेबल है, इतने लोग वहां जाएंगे कैसे? लाइफ के लिए और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये कि इतने सारे लोग वहां ना जाने वाले, वहां पर सिर्फ वही लोग जाएंगे जो कि साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो बाहर घर बनाए जाएंगे वो सबसे पहले एलीट स्पेस साइंटिस्ट के लिए बनाए जाएंगे। तो धरती के सारे लोग वहां पर नहीं जाने वाले। और अगर मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाए कि लोगों को वहां पर भेजना भी पड़े, तो उसके लिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। और रही बात ऑक्सीजन वाटर की, एक बार पानी मिल जाए बाकी सारी चीजों का जुगाड़ वहां पर वैज्ञानिक अपने आप बना लेंगे। लैंडर और रोवर को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो देखिए, ये सारा काम होता है रेडियो वेव्स की मदद से। रेडियो सिग्नल्स की मदद से ही हम लैंडर और रोवर को कंट्रोल करते हैं, जो कि मुश्किल काम नहीं, क्योंकि रेडियो वेव्स कभी खत्म नहीं होती। अब एक सवाल आता है कि चांद पर जाना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्यों हम इतना सारा पैसा, इतने सारे रिसोर्सेज चांद पर जाने के लिए खर्च कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। तो भविष्य में हो सकता है हम किसी तरीके से ऐसे कोई साधन जुटा लें जिससे हम मनुष्य प्रजाति को पूरी तरह से खत्म होने से रोक सकें। तो आज जो हम पैसा और रिसोर्स खर्च कर रहे हैं, ये सब हमें उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिससे हम मनुष्य जाति को खत्म होने से
शायद बचा पाएं। अब यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, शायद हमें वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जिनकी मदद से हम इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पाएं जो ये सारे काम को कम खर्चीला और तेज रफ्तार दे दे। अब किसी ने पूछा है कि नासा वॉयेजर 1 के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाता है। हमारी धरती पर 3 डीप स्पेस सैटेलाइट लगाए गए हैं और ये सैटेलाइट बहुत हल्के से हल्के रेडियो सिग्नल को भी रिसीव कर सकते हैं जो वॉयेजर 1 से आ रहे सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है वो तरीका जिसकी मदद से वॉयेजर 1 अभी तक नासा के संपर्क में है। अब एक सवाल पूछा गया कि मशीन्स कम तापमान पर काम क्यों नहीं कर पाती हैं। देखिए, मैं आपको एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है। मान लीजिए आपने किसी मशीन का तापमान बहुत कम कर दिया तो जिस धातु से वो मशीन बनी हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। तो जो चीज आपस में मिलके चल रही है उनके बीच में गैप आ जाएगा और मशीन ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा जो मुझे नहीं पता वो ये है कि किस मटेरियल का उपयोग करके जो रोवर है या लैंडर है इनके कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। क्या ये उस तापमान को झेल सकते हैं? देखो, झेल तो सकते होंगे, ये बात तो पक्की है, नहीं तो इतना रिस्क हम नहीं लेते। लेकिन वो मटेरियल क्या है इसके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में तो बिल्कुल नहीं है और उसका कारण है ये, इतना सारा पैसा खर्च करके, रिसर्च करके, इतनी सारी चीजों को खोजने के बाद अगर फ्री में किसी को दे दी जाए तो ये समझदारी नहीं है। अमेरिका ने भी तो यही किया था। जब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी तो उसने दुनिया से ये कहा, भैया खरीद लो, पैसे खर्च करो और हमसे ले लो, फ्री में थोड़ी देंगे। तो बात सीधी सी है, इतनी सारी चीजें अगर हमने डेवलप करी हैं तो इस तरह से पब्लिक डोमेन में तो वो नहीं बताई जाएंगी। लैंडिंग डिफिकल्ट क्यों है ये तो मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद नीचे है व्हाई रोवर वाज नॉट ब्रॉट आउट इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग सक्सेसफुली। देखिए भैया, जैसे ही हमारा लैंडर लैंड किया तो लैंड करते ही मून की सरफेस पे इतना जबरदस्त धूल का पहाड़ सा उठता है, मतलब चारों तरफ धूल उड़ जाती है और ये धूल हमारे रोवर को डैमेज कर सकती है। इसलिए जब तक धूल के कण पूरी तरह से सेटल ना हो जाएं, हम रोवर को लैंडर से बाहर नहीं निकालते हैं। बस यही कारण है। अब एक सवाल आया है कि सर हम क्यों नहीं प्रज्ञान रोवर को मार्स मिशन के क्यूरियोसिटी रोवर की तरह सालों तक यूज नहीं कर सकते? ठीक है जी, बता देते हैं। देखिए, पहली बात तो जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसे सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है काम करने के लिए। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो सूरज की रोशनी से ही अपनी बैटरीज को चार्ज करके चलेगा। ठीक है। फिर अगला सवाल है, कैन वी आफ्टर 14 डेज और बिफोर द 14th डे अराइव मूव अवर लैंडर ऑन मून सरफेस to the far side so or so? How much fuel is needed to the for any vehicle to return back from the moon? If are successful in doing this India will be third country to do so. तो देखिए, जो इस क्वेश्चन को मैं समझ पाया हूं वो ये कि 14वां दिन जब आएगा, जब मून पर रात होने वाली होगी, तो क्या हम अपने लैंडर को या रोवर को उस जगह नहीं ले आ सकते जहां पर सूरज की रोशनी अवेलेबल हो? देखिए, ये करना तो मुमकिन नहीं है। उसका कारण है ये, क्योंकि हमारे पास वहां पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पानी की खोज करने के लिए, मिनरल्स की खोज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की विंडो है। अगर हम उस विंडो को इस्तेमाल करें इस काम के लिए कि हम उस तरफ चले जाएं जहां पर सूरज की रोशनी अवेलेबल हो, तो हमारा जो मेन मकसद था वो तो कामयाब हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम वहां पर अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे और हमारे लिए संभव नहीं है कि हम सूरज की रोशनी में अपने रोवर को ले जाएं। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। फिर लूना 25 फेल कैसे होगा ये मैं बता चुका हूं। आदित्य L1, देखिए आदित्य L1 इसरो का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम सूरज के बारे में स्टडी करेंगे और क्या क्या चीज हम स्टडी करने जा रहे हैं ये आपको इसरो की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो जी अगला क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू लॉन्च द चंद्रयान 3? इज देयर एनी नीड एंड व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द कंट्री? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल एंड डोंट मिस टू गिव योर इविल लाफ। है इविल लाफ क्या है? ऐसे तो मैं कभी हंसता ही नहीं हूं। रॉन्ग नंबर है ये। देखो भैया, पहली बात तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू दे पाऊं। जरा सोचिए, आज अमेरिका की जो स्थिति वर्ल्ड में है, आखिर वो है कैसे? क्योंकि अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, और एक बार उसने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो दुनिया ने वो टेक्नोलॉजी अमेरिका से खरीदी, इंपोर्ट करी, पैसा दिया, वो और अमीर बन गया और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका पावरफुल कैसे बना। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्चा नहीं करोगे तो आपको कोई भी सीरियस नहीं लेगा।
आपकी तरक्की के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। यही एक तरीका है कि अपने एजुकेशन सिस्टम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि हम भी उस पोजीशन में आ सकें कि दुनिया हमें सीरियस ले। और अब हमने उस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। तो जी अब बात करते हैं उस कहानी की जो मैं आपको सुनाने वाला था। तो जब नील आर्मस्ट्रांग अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशियन में लैंड करते हैं तो बहुत से साइंटिस्ट के दिमाग में ये डाउट था कि मून से नील आर्मस्ट्रांग कहीं ऐसे पैथोजेंस को ना ले आए जो धरती पे मनुष्यों के जीवन के लिए खतरा बन जाएं। तो इसीलिए उनके आते ही सबसे पहले उन्हें क्वारंटीन किया जाता है और ये क्वारंटीन लगभग 21 दिन तक चलने वाला था। अपोलो 11 की क्रू के साथ सफेद चूहों को भी रखा गया, वो इसलिए कि अगर एस्ट्रोनॉट्स के कोई ऐसा वायरस या पैथोजन आ चुका है जो खतरा बन सकता है तो उसका असर चूहों पर बहुत जल्दी दिख जाएगा, और अगर किसी चीज का असर दिखा तो ये क्वारंटीन और लंबा चलेगा। और अगर ऐसी संभावना लगी कि नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम खुद ही खतरा बन चुके हैं तो उन्हें हमेशा के लिए कैद रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, चूहे भी सही सलामत रहे और 21 दिन बाद नील आर्मस्ट्रांग को क्वारंटीन से छुट्टी मिल गई। तो ये थी वो कहानी। तो ये है इस वीडियो का अंत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।